Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture of Indian Express Explained series on Law Prep Tutorials official YouTube channel. इस सीरीज में we bring to you throughout the week जो important Indian Express Explained के articles हैं उनको हम स्टडी करते हैं आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है उन आर्टिकल्स को हम एक एक करके लेके एक्सप्लेन करके उस पर लेक्चर्स बनाते हैं एंड वन ऑफ द आर्टिकल्स जो हमें लगा कि आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इज दिस वन which we'll be covering today, which is on Manipur and the violence that has been going on in Manipur. So this was from April 11th and it says the long fractured history of Manipur and the road ahead. मतलब fractured मतलब टूटा हुआ. तो ये जो मणिपुर की सोसाइटी है, जो मणिपुर का एरिया है, किस तरीके से फ्रैक्चर्ड और टूटा हुआ है और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, that is what we'll be discussing today. From the ancient times to medieval to modern और finally post independence क्या क्या changes आए हैं वो हम study करेंगे इसमें. To understand why Manipur is burning, one must trace the fault lines. फॉल्ट लाइंस क्या होती है? फॉल्ट लाइंस किसी भी समाज में वो एक लाइन होती है जो जिसे हम क्रैक भी कह सकते हैं. अगर उस फॉल्ट लाइन पे और प्रेशर लगाया जाएगा तो वो टूट जाएगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा या फिर फ्रैक्चर हो जाएगा. तो मणिपुर में क्या क्या फॉल्ट लाइंस हैं, मतलब समाज कैसे कैसे डिवाइडेड है, हमको इन फॉल्ट लाइंस को ट्रेस करना पड़ेगा. कहां तक? बैक थ्रू सेंचुरीज, कई 100 साल हमको देखना पड़ेगा पीछे जाके. Then examine the precise trigger of 2023. जो अभी जो वायलेंस चल रहा है, जो 2023 में ट्रिगर हुआ है, उसका प्रिसाइज ट्रिगर हमको इन सेंचुरीज पहले जहां से ये फॉल्ट लाइंस शुरू हुई हैं वहां पे जाके पता चलेगा. And the fragile shape of whatever peace has emerged by 2026. तो आज के डेट में जो पीस आई है या रीइंस्टेट हुई है या नहीं भी हुई है, वो पीस कितनी नाजुक है, वो कितनी जल्दी वापस टूट सकता है, कितनी जल्दी वापस वायलेंस शुरू हो सकता है मणिपुर में, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा इन फॉल्ट लाइंस को कई सेंचुरीज पहले जाके स्टडी करके. तो आप ये देख रहे हैं हिजाम निंगोल, उनकी जो ग्रैंडमदर है, grandmother of 2 children who died in the bomb attack. कब हुआ था ये बॉम्ब अटैक? इम्फाल में हुआ था 9th April 2026 को. So she lost in 2 of her grandsons. और आप ये जो फिगर देख रहे हैं, अभी हम जब मणिपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमको इस फिगर के बारे में समझ में आएगा. ये मैतेई कम्युनिटी के एक सर्पेंट गॉड हैं जिनका नाम होगा पखांगबा. हम मैतेई कम्युनिटी को भी स्टडी करेंगे और उनकी हिस्ट्री स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है. तो ये एक सर्पेंट गॉड है मैतेई कम्युनिटी के, पखांगबा. आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन. इस रीजन के जितने भी नाम हैं मैं अपना बेस्ट करूंगी कि सबसे ज्यादा अच्छे से और एक्यूरेटली प्रोनाउंस करूं, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आई एम वेरी ओपन कि आप बताइए इनके प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं. मैं एजुकेट होके और अच्छे से अपने प्रोनाउंसिएशंस इन नामों के इम्प्रूव करूंगी. देखिए ये बहुत जरूरी होता है. किसी भी कल्चर को हम जब स्टडी करते हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, हर कल्चर के नाम अलग होते हैं, उन नामों की स्पेलिंग्स अलग होती हैं, उन नामों के बोलने का तरीका अलग होता है. तो बहुत जरूरी है कि हम इन सारे कल्चर्स को इक्वली रिस्पेक्ट करें और जिस तरीके से वो इन नामों को बोलते हैं ना, हम भी सीखें कि हम भी इन नामों को उसी तरीके से बोलें. ठीक है? अभी आप सोचिए, हिंदी में मेरा नाम गौरी है, कोई ब्रिटिशर आके मुझे गौरी बुलाएगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, मैं बोलूंगी कि मुझे गौरी बुलाओ. सेम वेज आपके जो नाम है, आप यही चाहते हैं कि आप जैसे बोलते हैं वैसे बोले जाएं. तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 33 सेंचुरी एरा, मतलब कितने सालों, कितने हजार साल पीछे हमको जाना पड़ेगा. ऑलमोस्ट 2000 साल से भी ज्यादा हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है
कांगलेपाक डायनेस्टी नाम से। कहा? प्रेजेंट डे मणिपुर का रीजन होता है वो कांगलेपाक, जिसका कैपिटल होता है कांगला सिटी। ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी नोंगदा लाइरेन पाखंगबा। आप देख सकते हैं पाखंगबा का नाम है यहाँ कांगलेपाक एम्पायर में, है ना, कांगलेपाक सिविलाइजेशन में। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रनिंग एम्पायर, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं क्योंकि ये 33 सेंचुरी एरा से 21 सितंबर 1949 तक चला था, किसी ना किसी फॉर्म में, है ना। हो सकता है कई बार राजा बदले हों, हो सकता है कई बार थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस आए हों, पर इसको हम एक कंटिन्यूअसली रनिंग सिविलाइजेशन मानते हैं। धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि ये जो रीजन है अब के इंडिया और म्यांमार में बट चुका है। Just give me a second. Okay, let's move ahead. ये अब प्रेजेंट डे इंडिया और म्यांमार में बट चुका है ये सिविलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हिस्ट्री में क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि 1824 में जो है एक सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं ये ब्रिटिश के साथ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जुड़ जाते हैं एक सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी अलायंस में जब कोई भी रीजनल किंग ज्वाइन होता था तो उन्हें कुछ काम करने पड़ते थे। ब्रिटिश उनको कहते थे कि आपके जो भी दुश्मन है ना, हम आपके किंगडम को उनसे बचाएंगे क्योंकि हमारे पास एक सुपीरियर आर्मी है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका किंगडम सेफ रहेगा, लेकिन उसके बदले में आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि हमारी जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी जो है, आप उसको अपने किंगडम में रखोगे और उसका देखभाल करोगे, उनके खाना पीना सैलरीज ये सब आप दोगे, तो आप एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी की टुकड़ी मेंटेन करके रखोगे। दूसरा, हमारा एक एम्बेसडर, हमारा एक ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में बैठेगा। और तीसरा, आप जो है किसी भी और फॉरेन पावर या किसी भी और यूरोपियन पावर से डिप्लोमैटिक रिलेशंस नहीं बना के रख सकते हो। और धीरे धीरे ये जो एम्बेसडर था, ये एम्बेसडर कंट्रोल करने लगता है फॉरेन रिलेशंस उस किंगडम की। तो यही हुआ मणिपुर के किंगडम के साथ। 1824 में वो सब्सिडरी अलायंस में एंटर तो हो गए, फिर उन्हें फील हुआ कि वो सफोकेटेड फील करने लगे। सफोकेटेड मतलब उन्हें घुटन फील होने लगी। हर चीज के लिए उनको ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ती थी, हर चीज से हर किसी चीज के लिए अंग्रेज उनको मना कर देते थे। इसीलिए 1891 में वो बगावत कर देते हैं और एंग्लो मणिपुर वॉर होता है। एंग्लो मणिपुर वॉर होता है जिसके अंडर मणिपुर जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है। और ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना रहता है अंटिल इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, जब मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947 एनैक्ट होता है, जिससे एक इलेक्टेड स्टेट असेंबली बनती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। कहाँ? मणिपुर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। मतलब इलेक्शंस तो होंगे लेकिन टॉप पे कौन रहेगा? टॉप पे राजा ही रहेगा मणिपुर में। और अगस्त में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। कौन साइन करते हैं? महाराजा बोध चंद्र सिंह, और एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करते हैं वो इंडिया के साथ, जिसके बाद मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे 21 सितंबर 1949 को एक मर्जर अग्रीमेंट साइन होता है, जब फाइनली अपने फुल फॉर्म में
मणिपुर जो है इंडिया में इंटीग्रेट हो जाता है। इससे पहले मणिपुर वाज फंक्शनिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब वो इंटीग्रेट हो गया है इंडिया में। और किस कैपेसिटी में इंटीग्रेट होता है? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बन जाता है, जो उस समय के पार्ट सी में आता है टाइप्स ऑफ स्टेट्स के। फुल स्टेटहुड नहीं मिलता है मणिपुर को 1949 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1956 में वो यूनियन टेरिटरी बन जाता है विथ अ टेरिटोरियल काउंसिल। उनके पास उनकी खुद की एक टेरिटोरियल काउंसिल होती है। और 1963 में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रीस्टोर हो जाती है। और जो है 1972 में स्टेटहुड मिल जाता है मणिपुर को। किस चीज से? बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। बहुत जरूरी है ये फैक्ट, एग्जाम में आ सकता है। मणिपुर को स्टेटहुड किस साल और किस एक्ट से मिला था? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 किस साल मिला था? 1972 में। किस वजह से मिला था? क्या होता है कि यहां अगर हम देखें 1962 में नागालैंड जो है उसको स्टेटहुड मिल जाता है। क्या रिजल्ट होता है इसका? नागालैंड को जब स्टेटहुड मिलता है तो उस वजह से जो है मैतेई कम्युनिटी और मणिपुर भी चाहता है कि हमें भी स्टेटहुड मिले। इसीलिए बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का क्या मतलब है, ये वर्ड हमें समझना बहुत जरूरी है। इंसर्जेंसी मतलब किसी भी सरकार या स्टेट के अगेंस्ट एक आर्म्ड अपराइजिंग को इंसर्जेंसी कहते हैं। तो बिकॉज मणिपुर को स्टेटहुड चाहिए था, एक आर्म इंसर्जेंसी शुरू होती है मणिपुर में। और फाइनली 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 से स्टेटहुड मिल जाता है मणिपुर को। अब यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें कुछ कम्युनिटीज के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्राइमरीली दो कम्युनिटीज के बारे में हमें समझना है। एक है हमारी एक हमें समझना है मैतेईस के बारे में, और दूसरा हमें समझना है नागास एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, सो वो भी हमें दो कम्युनिटीज के बारे में समझना है। एक हो जाते हैं द मैतीज और दूसरे हो जाते हैं कुकीज एंड नागाज। अब एक फंडामेंटल डिफरेंस जो मैतेईज और कुकीज में हमें समझना जरूरी है इज दैट मैतेईज जो है टिबेटो बर्मन, मतलब बर्मा का इन्फ्लुएंस है यहाँ, तिब्बत का इन्फ्लुएंस है यहाँ, संतामणि या फिर संता माही हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। याद है हमने एक सर्पेंट गॉड के बारे में देखा था, पाखंगबा, राइट? तो ये एक टाइप का संतामही या संतामणि रिलीजन फॉलो करते हैं, जिसे हम एनिमिस्टिक रिलीजन कहते हैं। एनिमिस्टिक रिलीजन मतलब एक ऐसा रिलीजन जहां कई बार कई एनिमल्स और पार्ट्स ऑफ नेचर को सेक्रेड माना जाता है। मैतेईस 53% ऑफ पॉपुलेशन है और ये इम्फाल के आसपास के प्लेन्स में रहते हैं। एट प्रेजेंट इनके पास ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस है। आप देख सकते हैं ये मैतेईस की ट्रेडिशनल ड्रेसेस, काफी ज्यादा हिंदू इन्फ्लुएंस दिखेगा इसमें। अब हम आते हैं कुकीज में। कुकी जो है और नागाज जो है ये प्राइमरीली क्रिश्चियंस हैं और ये हिल ट्राइब्स हैं। प्लेन्स में रहते हैं मैतेईस और हिल्स में इनके पास एसटी स्टेटस है, हिल ट्राइब्स हैं जो हैं कुकीज और नागाज, और इनके पास 90% ऑफ द स्टेट्स लैंड एरिया है। हम अभी मैप में देखते हैं कि ये क्यों इम्पैक्टफुल है। याद रखिएगा 53% ऑफ द पॉपुलेशन मैतेईस की है और 90% लैंड एरिया किनके पास है? कुकीज और नागाज के पास। ओके 1960 में
मणिपुर का लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास होता है। इस एक्ट के अंडर नॉन ट्राइबल्स कौन बचते हैं? जो मेतेइज हैं, क्योंकि वो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, संतामही रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको नॉन ट्राइबल क्लासिफाई किया जाता है। उन्हें प्रोहिबिट कर दिया जाता है हिल एरियाज में लैंड परचेज करने से। जब हम देखेंगे तो ये इम्फाल वैली है मणिपुर के मैप में, और आसपास पूरे जो एरियाज हैं ये हिल एरियाज हैं। तो अगर हम वैली में देखेंगे तो ये 53% पॉपुलेशन यहां रहती है, लेकिन उनके पास अराउंड सिर्फ 10% लैंड है। अब जैसे जैसे 1960 से समय बढ़ता गया, मेतेइस की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, और उन्हें ये नोटिस किया उन्होंने कि उनका ना लैंड जो है ये फ्रैगमेंट हो गया है। लैंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? कम लैंड है, बटता गया और सबके पास छोटा छोटा लैंड ही बचा। वो हिल एरियाज में लैंड खरीद नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज अब कम पड़ रही हैं। इसकी वजह से एक फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी जो है बढ़ जाती है, राइट? इसकी वजह से जब इंसर्जेंसी बढ़ती है इस रीजन में, ये जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है ये ट्राइबल्स को क्या और बेनिफिट्स प्रॉमिस करता था? इस जैसे एक्ट्स और जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 1960s से लेके मैतेई कम्युनिटी को फील होने लगा कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है और हमें इंपॉर्टेंट नहीं गिना जा रहा है मणिपुर में। और धीरे धीरे उन्हें लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनका लैंड ही बहुत कम पड़ने लगा उनको। आप देखेंगे अगर ये मैप, तो ये रीजन में मैतेई कम्युनिटी रहती है, इस रीजन में नागाज रहते हैं, ब्लू रीजन जो है यहाँ कुकी कम्युनिटी होती है, और ये ब्लू रीजन जो हिल एरियाज, ये भी हिल एरियाज हैं, ये भी हिल एरियाज हैं, यहाँ दोनों कुकी कम्युनिटी रहती है। तो एक तरीके से जो मैतेई कम्युनिटी है इट इज सराउंडेड बाय नागाज एंड कुकीज, एंड यहाँ मैतेईज और कुकीज, नागा, मैतेईज तीनों रहते हैं इस रीजन में, जिसको कुकीजोमी ट्राइब्स भी कहा जाता है, यहाँ जो रहते हैं उनको। अब प्रॉब्लम आती है 2013-14 के आसपास, जब म्यांमार में सिविल वॉर होता है और म्यांमार से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक कुकी जो कम्युनिटी की डिस्प्लेस होती है और मणिपुर में आती है। अब जब ये पॉपुलेशन आती है, कुकीज और कुकी कम्युनिटी के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, ये जो मैतेईज यहाँ रहते हैं उनमें। अब हम आगे देखते हैं कि 2017 में इलेक्शंस होते हैं और जो नए सीएम इलेक्ट होते हैं, नोंगथोम्बम बिरेन सिंह जो मैतेई लीडर हैं, ये इलेक्ट हो जाते हैं नए सीएम। अब बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स जो मैतेई कम्युनिटी ने फेस की है, बहुत सारे एक्शंस लेते हैं ये प्रो मैतेई एक्शंस, जिसमें देखा जाता है कि सोशल नैरेटिव में कुकीज को इलीगल इमिग्रेंट बता दिया गया, क्योंकि किसकी वजह से? कुकीजो कम्युनिटी जो म्यांमार से आई है उसकी वजह से सब कुकीज को इलीगल इमिग्रेंट और नार्को क्रिमिनल बता दिया गया। किस वजह से? गोल्डन ट्राइंगल के रीजन की वजह से। इस गोल्डन ट्राइंगल का रीजन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 कंट्रीज आती हैं गोल्डन ट्राइंगल के रीजन में, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये नैरेटिव बना और ये रियलिटी भी थी कि गोल्डन ट्राइंगल से बहुत ज्यादा ड्रग्स का इनफ्लो हो रहा है, और गोल्डन ट्राइंगल से जो लोग आ रहे हैं वो इलिसिट, इलीगल पॉपी कल्टिवेशन, ड्रग और नारकोटिक कल्टिवेशन कर रहे हैं। इसकी वजह से 2023 में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये विड्रॉ कर लेती है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट जो इन्हें साइन किया था 2008 में। 3 पार्टीज थी इसमें, अगर हम देखें तो इसमें कुकीज थे, इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी एंड इसमें मणिपुर गवर्नमेंट थी। तो 2023 में स्टेट ऑफ मणिपुर विड्रॉज फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट जो 2008 में साइन हुआ था। आगे देखते हैं 2023 की वायलेंस ट्रिगर क्यों हुई। 14 अप्रैल 2023 को जो मणिपुर हाई कोर्ट है वो कहती है कि ये जो मैतेई कम्युनिटी है ना, इनका लैंड बहुत फ्रैगमेंट हो गया है, इनका रहने का तरीका बहुत यूनिक है, इनका कल्चर बहुत यूनिक है, तो क्यों ना हम इनका जो करंट ओबीसी स्टेटस है उसको एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में कन्वर्ट कर दें ताकि इनका कल्चर प्रिजर्व्ड रहे और इनके लैंड पे इनकी ऑटोनॉमी रहे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस जो कुकी कम्युनिटी थी उन्होंने ये परसीव किया कि अगर मेतेईज को भी एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अभी तो हम 90% रिसोर्सेज एंजॉय कर रहे हैं लैंड की, है ना। ये जो 90% रिसोर्स और 90% लैंड कंट्रोल है, ये माना जा रहा था कि इस 90% हिल रीजन में जहां गवर्नमेंट नहीं आती है वहां पॉपी कल्टिवेशन किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली द कुकी कम्युनिटी वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। इसीलिए क्या करते हैं ये, इससे बहुत ज्यादा टेंशन ट्रिगर हो जाते हैं और लेटर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर देती है कि बोलते हैं कि नहीं, ये हमको नहीं करना है। लेट अप्रैल और मई में क्या होता है, ट्राइबल प्रोटेस्ट शुरू होती है मैतेईज वर्सेस कुकीज की। वायलेंस बढ़ता जाता है, रैपिडली क्रॉस होता जाता है। कुकी मैतेई रिटेलिएटरी अटैक्स लार्ज स्केल होते जाते हैं, घर जलते हैं, सेटलमेंट्स जलते हैं, 250 चर्च जल जाते हैं। स्टेट का क्या रिस्पॉन्स होता है, कर्फ्यू, शूट एट साइट ऑर्डर्स, इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये क्राइसिस और डीप होता गया, क्यों, क्योंकि पुअर अर्ली कोऑर्डिनेशन एंड लूटिंग ऑफ पुलिस आर्मरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों कम्युनिटीज ने बहुत बहुत सारे पुलिस आर्मरीज को लूटा था। सो प्रेजेंट डे का क्या स्टेटस है, जो एन बीरेन सिंह है उनने अपना इस्तीफा दे दिया है और 2023 में 2025 में उनके इस्तीफे के बाद प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है मणिपुर में। डायरेक्टली सेंटर के अंडर, सेंटर की गवर्नेंस के अंडर आ जाता है मणिपुर। 2025 में डिसआर्मामेंट ड्राइव्स हुई, ये जो पुलिस स्टेशन खाली हुए थे ना, आर्मरीज जो खाली हुई थी, लोगों को बोला कि प्लीज डिसआर्म हो जाओ, अपने अपने हथियार डाल दो, और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड किया गया। पर फिर भी वायलेंस चल रही है कांगपोकपी, जिरीबाम और चुराचंदपुर में। सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, ओवर 250 सीएपीएफ कंपनीज हैव बीन डिप्लॉयड टू मेंटेन ऑर्डर। इलेक्टेड गवर्नमेंट अब रिस्टोर हो गई है। नए सीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है फरवरी 26 में जो नए सीएम बने हैं मणिपुर के, सीएम युमाम खेमचंद सिंह। नए सीएम का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में कोएलिशन कैबिनेट बनाया गया है कुकीज और नागास के रिप्रेजेंटेशन के साथ, और असेंबली जो है, जो स्टेट असेंबली है, वापस रिकन्वीन हो गई है। अब फोकस क्या होना चाहिए सरकार का रिकंसिलिएशन के लिए, इंटीग्रेशन एफर्ट्स, सिक्योरिटी बैक्ड पीस मेजर्स, मतलब हार्ड भी रहना है लेकिन उनकी बात भी सुननी है, और टॉक्स ऑन रेफ्यूजी रीसेटलमेंट। जिन जिन लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था, याद है हमने देखा था कि सेटलमेंट्स टॉर्च किए, जलाए गए, घर जलाए गए, उन लोगों के रीसेटलमेंट के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अब गवर्नमेंट को। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबली इस टॉपिक से आ सकते हैं। आप क्वेश्चंस पढ़िए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए कि क्या इनके आंसर्स आपको आते हैं। अगर इनके आंसर्स आपको आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फर्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The 2008 suspension of operations agreement involved which groups? NSCN factions and Meitei insurgents, Meitei groups and central government, Kuki militant groups and government,
नागा एंड कुकी जॉइंट मिलिटेंट फ्रंट्स। आई होप आपने देख लिया है। इसका आंसर अगर आता है तो प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which area of Manipur is mainly inhabited by the Meitei community? Barak Valley, Imphal Valley, Brahmaputra Valley या Churachandpur Valley? Sorry, Churachandpur Hills. Yes. Okay. Next question. The Manipur Land Revenue and Land Reforms Act of 1960 primarily restricts what? Tribal ownership of valley land, non-tribals from purchasing land in hill areas, Meitei migration to other states, forest use by hill communities. इनमें से किस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस एक्ट के अंदर, क्या अलाउड नहीं है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज द लेक्चर ऑन मणिपुर एंड आई होप कि आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। एक इंट्रोडक्टरी सेशन था ये। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के बारे में है, कैसे पॉपअप हुआ है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, व्हाटएवर आपको जैसे भी अच्छा लगा तो। एंड आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई वुड पर्सनली बी रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रेपरेशन। कुछ ही महीने बचे हैं और बहुत अच्छे से मेहनत अब करनी है। ओके, आई हैव ऑल माई फेथ इन यू। ऑल द बेस्ट।